डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, लगता है मुद्दा कोई भी हो, सुधार या बदलाव के किसी भी प्रयास के पीछे राजनीतिक टकराव हमारी संसद का स्थायी अंग बनता जा रहा है। मुद्दा चाहे आरक्षण का हो अथवा कोई और, सत्ता पक्ष और विपक्ष सुधार पर चर्चा करने के बजाय अपना राजनीतिक फायदा तलाशते दिखते हैं। सत्ता पक्ष व प्रतिपक्ष में ताज़ा टकराव लोकसभा में पेश किए गए वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर सामने आया है। विपक्ष जहां विधेयक को संविधान के खिलाफ बता रहा है, वहीं सत्ता पक्ष का मानना है कि विधेयक के प्रावधानों में न तो संविधान का उल्लंघन हो रहा है और न ही इससे किसी का हक छीना जा रहा है। वक्फ बोर्ड के मौजूदा कानूनों में संशोधन को लेकर सदन में आई सरकार के अपने तर्क हैं। सरकार का मानना है कि वक्फ बोर्ड से जुड़े जमीन के मामले ट्रिब्यूनल कोर्ट के अलावा रेवेन्यू कोर्ट एवं सिविल कोर्ट में भी सुने जाने चाहिए। मौजूदा कानून के अनुसार वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला अंतिम माना जाता है और इसे चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके अलावा वक्फ बोर्ड में महिलाओं और अन्य धर्म के लोगों को शामिल करने का प्रावधान भी नए कानून में है, जिसका विपक्ष विरोध कर रहा है। विपक्ष की मांग के अनुसार इस विधेयक को शुक्रवार को संयुक्त संसदीय समिति को सौंप दिया गया। 31 सदस्यीय समिति संसद के अगले सत्र में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के विवाद को लेकर इसके कानूनों में बदलाव की मांग लंबे समय से की जाती रही है। वक्फ बोर्ड को दान में मिली संपत्ति का उपयोग शिक्षा एवं दूसरे कल्याण कार्यों में किया जाता है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में अभी वक्फ बोर्ड के पास 9 लाख एकड़ से अधिक संपत्ति है। यहाँ सवाल सिर्फ वक्फ बोर्ड तक सीमित नहीं है। धर्म से जुड़े तमाम संस्थानों में भी संपत्ति को लेकर आए दिन विवाद सामने आते रहे हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष को संयुक्त संसदीय समिति में इन मुद्दों पर खुलकर विचार करना चाहिए। रही बात वक्फ बोर्ड की, इसकी संपत्तियों के दुरुपयोग को लेकर समय समय पर खबरें आती रहती हैं। ट्रिब्यूनल में हजारों मामले विचाराधीन हैं। सरकार की मंशा अगर इसमें सुधार लाने की है तो विपक्ष को अपने सुझाव देने चाहिए। हर मुद्दे पर राजनीति करने से समस्या का समाधान मुश्किल है। ज़रूरत यह है कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का उपयोग ज़रूरतमंदों के लिए हो। वक्फ बोर्ड में महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिला तो इससे वे अपने हकों की लड़ाई बेहतर ढंग से लड़ सकेंगी। उम्मीद की जानी चाहिए कि दोनों पक्ष प्रस्तावित कानून की खूबियों खामियों पर चर्चा कर बेहतर रास्ता निकालेंगे। पाई पैराचेंज वर्षों से अस्थमा के लिए मानक दवा एल्ब्यूटेरोल है और साथ में इनहेलर भी, मगर इतने से भी आराम नहीं मिलता है तो अन्य दवाएं भी साथ में दी जाती है। यदि लक्षण और भी खराब दिखते हैं तो मरीज को स्टेरॉयड दिया जाता है। इस तरीके से मरीज के इलाज में कई समस्याएं आती हैं। सबसे पहले तो यह कि दवा जो दी गई है वह ठीक से काम कर रही है या नहीं। 2019 में सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन से मिले आंकड़ों से सामने आया कि 60% से ज़्यादा अस्थमा पीड़ित वयस्कों की बीमारी
नियंत्रण से बाहर थी। उन्हें बार बार इमरजेंसी डिपार्टमेंट में भेजा जाता है या उन्हें काम छोड़ने के लिए कहा जाता है। गंभीर किस्म का अस्थमा घातक भी हो सकता है। औसतन 10 अमेरिकियों को हर दिन इस कारण जान से हाथ धोना पड़ता है। लगभग हर मामले में इसे रोका जा सकता है यदि सही इलाज मिले तो। एल्ब्यूटेरोल वास्तविक समस्या के लिए कारगर हल नहीं है। अस्थमा फेफड़ों में सूजन से जुड़ी बीमारी है जो काफ़ी समय तक सूजन रहने के कारण होती है। बाह्य कारकों जैसे वायु प्रदूषण के गंभीर प्रभाव, एलर्जी या संक्रमण से अस्थमा बढ़ जाता है, जिससे श्वास नली में वायु प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है। सांस लेने में कठिनाई, घरघराहट होती है और खांसी आती है। एल्ब्यूटेरोल वायु प्रवाह में रुकावट दूर करता है और इसकी खुराक से मरीज को अस्थायी राहत मिलती है, पर इसकी खुराक से सूजन का समाधान नहीं होता। बड़ा सवाल स्टेरॉयड क्या है और ये कैसे काम करते हैं। ओरल स्टेरॉयड सूजन कम करने में बेहद प्रभावी है, पर इसके साइड इफ़ेक्ट की लंबी सूची है। इन दुष्प्रभावों में हड्डियों का क्षय, मोतियाबिंद होना, वजन बढ़ना, भावनात्मक स्थिति में तीव्र परिवर्तन और इम्यूनोस्प्रेशन शामिल है। ऐसे में बहुत ज़रूरी होने पर ही इसे दिया जाना चाहिए। इनके बजाय इनहेलर स्टेरॉयड ज़्यादा सुरक्षित है। इसकी खुराक भी कई गुना कम होती है और ये सीधे ही फेफड़ों में पहुंचकर आराम देते हैं। अनेक अध्ययनों से सामने आया है कि स्टेरॉयड इनहेलर सांस लेने में तकलीफ को कम करने के साथ ओरल स्टेरॉयड की ज़रूरत को भी कम करते हैं। नए शोध के चलते अस्थमा इलाज की गाइडलाइंस एल्ब्यूटेरोल से अब स्टेरॉयड युक्त इनहेलर की ओर स्थानांतरित हो रही है। 2022 में ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा ने विश्व स्वास्थ्य संगठन और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के सहयोग से अस्थमा केयर के प्रतिमान बदलने के लिए ऐतिहासिक सिफारिशें की। नई गाइडलाइंस एल्ब्यूटेरोल का समर्थन नहीं करती, जो कि थोड़े समय के लिए ही कारगर रहती है। अनुशंसा की गई है कि सभी वयस्कों, किशोरों और बच्चों को स्टेरॉयड युक्त इनहेलर और फेफड़ों की मांसपेशियों को आराम देने के लिए लंबे समय तक काम करने वाली दवा दी जाए। GINA की माने तो स्टेरॉयड इनहेलर मरीजों को सुरक्षा की झूठी भावना से भी बचाते हैं। एल्ब्यूटेरोल मरीजों के फेफड़ों की बीमारी का इलाज नहीं करता है। वास्तव में इसके नियमित सेवन से श्वास नली की सूजन बढ़ जाती है, जो मृत्यु का जोखिम लिए भी होती है। चूँकि ये दिशा निर्देश हाल ही में आए हैं, ऐसे में संभव है कि कई चिकित्सकों ने अभी तक इसे न अपनाया हो। कई मरीजों को भी इसकी जानकारी नहीं है। GINA ने अनियंत्रित गंभीर अस्थमा मरीजों के लिए दवाओं के एक वर्ग मस्करेनिक की सिफारिश की है। जाहिर है कि अनेक उपलब्ध चिकित्सीय विकल्पों के साथ अस्थमा पीड़ित लोगों को अपनी जीवन राह में किसी बाधा का सामना नहीं करना चाहिए। थॉमस जेफरसन यूनिवर्सिटी में फैमिली एंड कम्युनिटी मेडिसिन के प्रोफेसर और श्वास रोगों के विशेषज्ञ नील एस स्कोलनिक कहते हैं, जो अस्थमा से पीड़ित नहीं हैं, वे अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि यह जीवन पर किस तरह गहरा असर डालता है। हर दिन बड़ी संख्या में लोग बहुत कष्टदायक खांसी से लेकर सांस लेने में भी कठिनाई जैसी समस्याओं से जूझते हैं।
अस्थमा से पीड़ित हर व्यक्ति को यह जान समझ लेना चाहिए कि उन्हें अस्थमा के कारण अपने जीवन को सीमाओं में नहीं बांधना है, बल्कि इसे खुलकर जीना है। स्टॉप।